नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यशी शुक्ला और आज बात करेंगे साल दर साल वनाग्नि और मानव संघर्ष का सवाल। उत्तराखंड में लगातार हो रहे जंगली जानवरों के हमलों ने गढ़वाल और कुमाऊं के सभी क्षेत्रों में रह रहे लोगों की नींद उड़ा रखी है। आंकड़ों की बात करें तो सन 2000 से लेकर अब तक 1265 लोगों की मौत और 6500 से अधिक लोग जंगली जानवरों के हमलों में घायल हुए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो गुलदार, भालू और बाघ के लोगों पर हमले हो रहे हैं। वहीं मैदानी क्षेत्रों में हाथी और बंदरों द्वारा फसलों का नुकसान देखा जा रहा है। सही मायने में कहा जाए तो प्रदेश में मानव वन्य जीव संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। वन विभाग और शासन प्रशासन पूरे प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब तक कोई राहत भरा नतीजा सामने नहीं आ रहा है। प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में जंगली जानवरों के आतंक का असर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है। आपको बता दें कि जंगली जानवरों के डर से प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के स्कूलों के खुलने और बंद होने का समय भी बदल दिया गया है। शासन द्वारा कैब गाड़ियों की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी प्रकार की हानि ना हो पाए, लेकिन जंगली जानवरों के पांव अब स्कूलों तक भी पहुंचने लगे हैं। बीते दिनों प्रदेश के चमोली जिले के पोखरे स्थित हाई स्कूल में भालू के घुसने और कक्षा का दरवाजा तोड़कर 11 साल के बच्चे को उठाकर घायल करने की घटना सामने आई थी। हालांकि वन विभाग द्वारा पुष्टि की गई है कि सर्दियों के मौसम में वन्यजीव जंगलों से बाहर आने का प्रयास करते हैं, लेकिन वर्ष 2026 के 2 महीने समाप्त होने जा रहे हैं और प्रदेश में गर्मी भी बढ़ने लगी है। इसके बावजूद वन्यजीवों के हमले से निजात मिलती नजर नहीं आ रही है। पहले जंगलों में भड़कती आग वन विभाग और सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन रही है। वन विभाग का मानना है कि विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन आए दिन वन्यजीव, मानव संघर्ष और जंगलों में धधकती आग से हो रहे नुकसान को लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रहा है। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। इससे पहले रिपोर्ट। गढ़वाल और कुमाऊं में जंगली जानवरों के हमलों और वनाग्नि पर भी वन विभाग और सरकार ने अपनी चिंता जाहिर की है। साथ ही देवप्रयाग क्षेत्र में बढ़ती गुलदार की घटनाओं को लेकर गंभीरता दिखाते हुए नरेंद्र नगर वन महकमे ने मलेथा स्थित एक निजी होटल में व्यापक कार्यशाला का भी आयोजन किया है। वन विभाग, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और मीडिया विशेषज्ञों की उपस्थिति में समस्या के व्यवहारिक समाधान पर विस्तार से चर्चा हुई। कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित देवप्रयाग के विधायक विनोद कंडारी ने कहा कि वन विभाग और स्थानीय जनता के संयुक्त प्रयासों से ही ऐसी घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण संभव है। साथ ही 11 फरवरी को एसआरआई परिसर में एक बैठक आहूत की गई, जिसमें उत्तराखंड पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग को आमंत्रित किया गया है ताकि फायर सीजन में इन विभागों का सहयोग लिया जा सके। इसके साथ ही बीते दिनों पूरे प्रदेश में मॉक ड्रिल आयोजित की गई। आपको बता दें कि 15 फरवरी से 30 जून तक फॉरेस्ट फायर सीजन मनाया जा रहा है। जो ये आज बैठक वन विभाग नरेंद्रनगर ने जो द्वारा आयोजित की गई है, इसमें आज जो है यहाँ की जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया गया था, क्योंकि आप देखिए कि वन्य जो गुलदार या चाहे भालू हो, इसके बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं और इसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, इसको लेकर आगे एक वर्कशॉप आयोजित किया। और मैंने कहा इस बात को मैं हमारे विधान दल की बैठक होती है, मैं उसमें रखूँगा। इसमें एक अलग टीम गठित की जाए, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी बात करूँगा, माननीय वन मंत्री से भी बात करूँगा। और ये पूरे टिहरी जिले की बात नहीं, पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो नई टीम इसके लिए स्पेशल एक जो फॉरेस्ट की टीम बनाई जाए, जो केवल इन जैसे गुलदार के संबंधित जो काम करे, क्योंकि इसमें फॉरेस्ट सब होते हैं, मगर स्पेशल जो है गुलदार हो या भालू हो, इनके जो हमले होते हैं उनके लिए कोई एक टीम बनाई जाए, जिसमें कि इसमें सबकी सब किया जाए। और जो और वर्कशॉप आज जो है मेरी विधानसभा हुई है, लिविंग विद लेपर्ड प्रोग्राम जो चला रहे हैं नरेंद्र नगर वन प्रभाग में 2021 से चला रहे हैं, इसमें कैसे हम जनमानस को समझाए, अवेयरनेस दिलाए कि लेपर्ड जो गुलदार है, जो यहाँ पे गुलदार और मानव का संघर्ष का घटना बढ़ रहे हैं, इसको कैसे कम किया जाए और कैसे हमारा व्यवहार चेंज करे ताकि ये घटनाएं कम होते जाए। इसका एक स्टेक होल्डर मीटिंग वर्कशॉप कराया गया था, जिसमें माननीय विधायक देवप्रयाग और हमारे जो नगर पालिका कीर्ति
शक्तिनगर नगर पालिका देवप्रयाग के भी अध्यक्षगण यहीं पे हमारे साथ सम्मिलित हुए और साथ साथ में हमारे जो वन पंचायत के अध्यक्ष हैं और ग्राम पंचायत के सदस्य लोग हैं और टीचर्स और बाकी भी जनमानस जो यहाँ इस स्टेक होल्डर मीटिंग में सम्मिलित हुए। इसमें हमारे जो तितली ट्रस्ट है और WCS जो महाराष्ट्र का एक NGO है जो वहाँ पे बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं, जहाँ पे महाराष्ट्र में भी जो गुलदार और मानव का संघर्ष होता है जिसको न्यूनीकरण करने में बहुत सारे उनका उपाय है जो यहाँ पर भी हम इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जैसे आपको पता है कि प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी से ऑफिशियली वनाग्नि काल की शुरुआत माना जाता है, 15 फरवरी से 30 जून तक, परंतु उससे पूर्व हमारी पूरी प्रिपेयर्डनेस है, तैयारी है वन विभाग की। इसके तहत हमारे क्रूज स्टेशंस 1438 एस्टेब्लिश कर रखे हमने किया हुआ है। जो फायर वॉचर्स को योजित किए जाना है उसके बारे में भी प्लानिंग हो रही है, उनकी इंश्योरेंस की जाएगी फायर वॉचर्स की, जो 15 फरवरी से रखे जाएंगे। हमारी स्टाफ की तैनाती निर्धारित स्थल पर पूर्ण रूप से वन प्रभागों द्वारा नेशनल पार्क सेंचुरीज में कर लिया गया है। जो हमारी फायर ड्रिल है, कंट्रोल बर्निंग और प्लांटेशन एरियाज़ की सुरक्षा के लिए जो कंट्रोल बर्निंग की एक्टिविटीज़ होती है वो सब कार्रवाई भी चल रही है। मूल रूप से हमारे वन क्षेत्र में लगभग 13,000 किलोमीटर की फायर लाइन है, कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल और वाइल्ड लाइफ जोन में। इन फायर लाइनों की साफ सफाई की कार्रवाई भी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में जहाँ जहाँ हरे पेड़ हैं जिनको काटने की जरूरत है फायर लाइन क्लियरेंस के लिए, उस दिशा में लॉट्स बनाते हुए वन प्रभाग द्वारा फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन को दिया जा रहा है। लगातार वन्य जीव मानव संघर्ष में टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर नुकसान दोनों तरफ हो रहा है। अब तो विपक्ष के पास भी यह मुद्दा सरकार को चेताने के लिए काफी है। लगातार प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी जारी है, लेकिन इस समस्या से निपटने का इलाज किसी के पास नहीं है। सरकार सहित वन विभाग का पूरा सिस्टम अब तक मानव वन्य जीव संघर्ष पर फेल नजर आ रहा है। साथ ही अब वनाग्नि की समस्या भी गर्मी आने से पहले ही नजर आ रही है। सत्ता पक्ष सफाई देता नजर आ रहा है और आम जनता को आए दिन जंगली जानवरों के हमलों से भी लड़ना पड़ रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस का साफ मानना है कि हम लोग जो वन पॉलिसी बनानी थी उत्तराखंड में, हम लोगों ग्रामीणों को सहभागिता उसमें सुनिश्चित करनी थी। वन विभाग ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। हम ग्रामीणों के माध्यम से वन अग्नि पर काबू पा सकते हैं, उसका प्लान वन विभाग को बनाना चाहिए। जहाँ तक वन्य जीव संघर्ष का बात है तो प्रस्ताव हमने राज्य सरकार को भी दिए, केंद्र सरकार को भी दिए हैं कि आप एक तो गाँव में जंगली जानवर जो आ रहा है उसको मारने की परमिशन दें। हमारे गाँवों को आप फेंसिंग कराएं, सोलर फेंसिंग करा दें ताकि वन्य जीव ग्राम में प्रवेश ना करें। हम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है और यहाँ की जनता पर दोहरा कहर टूट रहा है। एक ओर जंगली जानवरों के आतंक से लोग परेशान हैं, जंगली जानवरों के हमले में लगातार निर्दोष लोगों की जानें पूरे प्रदेश में जा रही हैं और वहीं दूसरी ओर वनाग्नि से वन संपदा को हर साल बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन सरकार के पास इन दोनों आपदाओं से निपटने के लिए कोई रणनीति नजर नहीं आ रही है। करोड़ों रुपए जो है इन दोनों योजनाओं पर खर्च करने के बाद भी रिजल्ट धरातल पर नहीं आ रहा है और लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। देखिए, लगातार माननीय मंत्री जी सुबोध उनियाल जी इस ओर काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जानवरों का आतंक शहरी क्षेत्रों की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, लगातार सरकार अपनी तरफ से सचेत करने का काम कर रही है और समय समय पर जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको प्रशिक्षण भी दे रहे हैं और जो सुविधाएं वहां होनी चाहिए उसको देने का काम कर रहे हैं। मॉक ड्रिल के माध्यम से भी सचेत करने की आवश्यकता जब शासन को लगी तो उन्होंने जो हमारे स्थानीय लोग हैं, चाहे उसमें हमारे ग्राम प्रधान हो, न्याय पंचायत के लोग हो, तमाम जितने भी वहां पर रहने वाले लोग हैं उन सबको प्रशिक्षण देने का काम किया जा रहा है हमारे अधिकारियों के माध्यम से। तो NDRF और SDRF को भी इसमें निमंत्रण दिया गया है ताकि लोगों को इसमें प्रशिक्षण दिया जाए और वो अपनी रक्षा कर सके। तो ये लगातार सरकार की तरफ से ये कोशिश है कि जो हमारे वन्य जीव है उनसे हम अपने उन लोगों की सुरक्षा कर सके जो लोग वनों के आसपास बसे हुए हैं। अब मानव वन्यजीव संघर्ष लगातार बढ़ रहा है, जो कि चिंता की बात है। वहीं अब पहाड़ों के बाद मैदानी क्षेत्रों में भी लगातार जंगली जानवरों का आतंक देखने को मिल रहा है। सवाल कुल मिलाकर अब यही है कि क्या राज्य सरकार ने भी बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर अपने हाथ खड़े कर लिए हैं? ऐसे में पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियों से गुजर रहे ग्रामीण क्या ऐसे ही मानव वन्यजीव संघर्ष झेलते रहेंगे?
क्या हर साल वनाग्नि से भी प्रदेश का वन विभाग करोड़ों का नुकसान यूं ही झेलता रहेगा? तमाम प्रकार के जंगली जानवरों के हमलों की घटनाओं ने सबकी नींद उड़ा रखी है। वहीं विपक्ष भी लगातार सरकार के सुरक्षा पैमानों पर सवाल खड़े करता दिखाई दे रहा है। ऐसे में जल्द ही सरकार को बड़ा निर्णय लेना होगा, वरना साल दर साल वनाग्नि और मानव वन्यजीव संघर्ष से प्रदेश को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और विकास कई साल पीछे चला जाएगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। प्रदीप भट्ट जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैप्टन राकेश सैनी जी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीसी थपलिया जी, वरिष्ठ नेता यूएसएसएम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ राजनीतिक विशेषज्ञ रत्न बड़ी डोभाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत प्रदीप भट्ट जी से करते हैं। प्रदीप जी, लगातार इस मुद्दे को लेकर विपक्ष मुखर है और सवाल उठाए जा रहे हैं, सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। जल्दी ही विधानसभा सत्र होने वाला है। क्या इस मुद्दे को जो कि बहुत गंभीर विषय है उत्तराखंड के लिए, क्या सदन में इस बार ये मुद्दा उठाया जाएगा और उतनी ही मजबूती के साथ उठाया जाएगा जैसे विपक्ष को उठाना चाहिए? निश्चित तौर पर देखिए, सदन तो महज केवल 3-4 दिन का हो रहा है। सदन कहाँ हो रहा है उत्तराखंड के अंदर? आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 4 साल इस बार हो गया है और 5 साल पहले तो 9 साल का कार्यकाल हो गया है। और 9 साल में कितने दिन सदन चला है ये सब आपके सामने है। तो सदन में तो विधायकों को समय ही नहीं मिल पा रहा है कि वो अपने क्षेत्र की बात उठा पाए। लेकिन आप ये देखिए कि कांग्रेस तो सड़कों पर है और सड़कों पर, सड़क से लेकर के और सदन तक जनता की आवाज को उठाने का काम कर रही है। अभी आप देखिए कि वन्य जीव संघर्ष इतना ज्यादा हो गया है कि आज हमारा जो आम आदमी है, आम मानव, आम जो जनमानस है, गांव देहात का जो व्यक्ति है, उसको आज जंगल जाने में भय रहता है कि कब कौन सा भालू अटैक कर ले। आप देख रहे होंगे कि भालू के जो हमले बढ़ रहे हैं और इतनी तादाद में जो भालू के हमले बढ़े हैं, हमारी माताएं बहनें जो जंगल में जाती हैं लकड़ी के लिए, घास के लिए, आज उनका घर से निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है। पहले तो जंगल तो बहुत दूर की बात, भालू घर में घुस करके जो है लोगों को घायल कर रहा है, लोगों पे हमला कर रहा है घर में घुस करके। आप देखिए, जितने भी जंगली जानवर हैं, चाहे हमारे सबसे बड़ा आतंक तो भालू का है, फिर सुअर का है और बाघ ने भी जो है, मैं देख रहा हूं कि आए दिन जो है बाघ के हमला हो रहा है लोगों पे। तो इसको लेकर के सरकार बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। सरकार केवल हवाई बातें कर रही है, लेकिन धरातल पर अगर देखा जाए तो सरकार आंख मूंद रही है सब। ठीक है प्रदीप जी, वापस आएंगे आपके पास। कैप्टन राकेश सैनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, ये जो मानव संघर्ष और वन्य जीवों के बीच जो संघर्ष चल रहा है, ये कहीं ना कहीं आम जनता के लिए लगातार परेशानी पैदा कर रहा है और साथ ही साथ जो वनाग्नि है उसको लेकर भी कितनी बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन वन विभाग के पास भी इसको लेकर प्रॉपर उपकरण मौजूद नहीं है, संसाधन नहीं है अग्नि को रोकने के लिए। जी बिल्कुल, वन विभाग आज उत्तराखंड का सबसे करप्ट डिपार्टमेंट हो चुका है। जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि जितने भी रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर जितने जंगलात के मुनेरे थे, सारे मुनेरे आउट हैं। अगर आप जंगलात की जमीन में, जंगल की जमीन में आप एनक्रोचमेंट करके वहां होटल बनाएंगे, वहां रिजॉर्ट बनाएंगे, वहां अवैध कारोबार करेंगे, तो ये बहुत नेचुरल है कि जंगली जानवर जो है आदमियों के साथ उनका टकराव होगा। ये पूर्व में भी लोग रहते थे, तो उसका एक मुख्य कारण ये भी है कि पलायन जो पहाड़ों से हुआ है, वो आधे कारण तो उसके जंगली जानवर हैं। जंगली जानवरों ने अत्याचार भी इतना फैला दिया है लोगों के साथ, मतलब लोगों ने स्कूल भेजने बंद कर दिए बच्चे आज की डेट में। रही खेतीबाड़ी की बात, सुअर और जो दूसरे जानवर, बंदर वगैरह इतने पहाड़ों में हो गए हैं कि वो अब मनुष्य को डरते भी नहीं है। तो कहानी यहां से ये होती है कि जब वन मंत्री के अंदर अगर इच्छा शक्ति होती, खुद वन मंत्री का आप खारा स्रोत का शराब का ठेका देख लीजिए जो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर बना हुआ है, अगर, और जबकि बहुत क्लियर कट है, वन अधिनियम 1980 बोलता है कि किसी भी रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर जो है आप कोई व्यवसायिक कार्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन सुबोध उनियाल जी का, जिनका खुद का उसमें शेयर है, उनका वो ठेका, शराब का ठेका जो खारा स्रोत नरेंद्र नगर में पड़ता है,
वो आज एग्जिट करता है जंगलात की भूमि में, जबकि डीएफओ, अभी आपकी रिपोर्ट में वो डीएफओ साहब बता भी रहे थे, उन्होंने खुद इसमें रिटर्न में लेटर दिया है कि ये वन भूमि में बना हुआ शराब का ठेका है। तो पहले तो आप जो है, जो आपके नियम है, उन नियमों को आप मानने को तैयार नहीं, क्योंकि आप वन मंत्री हैं। आपसे बड़ा तो उत्तराखंड में कोई है ही नहीं। जितना करप्ट आपके डिपार्टमेंट में है, आपके डिपार्टमेंट जितना करप्शन है, जो जंगलात में जो पैसा लगना चाहिए था, जंगल को ठीक ठाक करने के लिए जो आपके कैंपा जो एजेंसी है, उसके तरफ जो पैसा आपके पास उन तक पहुंचना चाहिए था, उन पैसे से तो आप ऐश कर रहे हैं। कोई लैपटॉप खरीद रहा है, कोई आईफोन खरीद रहा है, कोई अपने ऑफिस के जो है पर्दे बदलवा रहा है। तो जब आप जंगल में काम आने वाले जो यंत्र है, जो अग्निशमन के यंत्र हैं, या जंगल में जंगली जानवरों को जो उनसे कैसे दूर रखा जाए, उसके लिए वर्कशॉप और कोई जो ट्रेनिंग नहीं देंगे, वो पैसा आप हड़प जाओगे, तो कहां से लोगों को वो सुविधा मिलेगी? लोगों को तो अटैक करेंगे ही वो। तो मेरा वन मंत्री जी से सीधा, वन मंत्री को मैं इसके लिए जिम्मेदार मानता हूं कि जिस तरह से वन मंत्री जो है करप्शन में इन्वॉल्व है, खुद अपना उनको केवल पैसे से मतलब है। उनके रिजॉर्ट आप देख लीजिए जंगलों में, कहीं ना कहीं किसी न किसी मंत्री, किसी न किसी विधायक का बेटा उसमें इन्वॉल्व है कि किसका रिजॉर्ट है, कहीं ना कहीं से वो रिश्ता जो है वन मंत्री से आएगा। तो अगर प्रदेश का जो वन मंत्री है, अगर वो इसी तरह से लोगों की परवाह न करके और केवल अपना पेट भरने के लिए काम करेगा, तो वन जीवन का टकराव भी होगा, जंगलों में आग भी लगेगी, और फिर ये बहुत नॉर्मल चीज है कि जान की कोई कीमत नहीं है उत्तराखंड के अंदर। आपने देखा होगा कहीं पे भी भालू ने अटैक किया या गुलदार ने अटैक किया, वो लोग आक्रोशित होकर वन विभाग के पास भागते हैं। वन विभाग कभी नहीं आता उनके पास। जब हल्ला गुल्ला होता है, तब उसके बाद वन विभाग जो है वहाँ केस लेके या उनको कंपनसेशन देने की बात, तब एडमिनिस्ट्रेशन वहां पहुंचता है। तो भैया, आप ये सब इंसिडेंट होने के उत्तराखंड सरकार की एक मन में माइंड सेट हो गया है कि जब तक कोई इंसिडेंट ना हो, तब तक हमने उसके बारे में कुछ करना ही नहीं है। अभी आपकी रिपोर्ट में मैं देवप्रयाग के जो विधायक है, उनका स्टेटमेंट सुन रहा था कि हम अब ऐसा करेंगे, हम ये प्रोजेक्ट लाएंगे, हम ऐसा करेंगे ताकि जंगली जानवरों से टकराव। अरे भाई, 4 साल 8-9 साल तो आपको हो गए, अभी भी करेंगे ही नहीं है। किया क्या है वो बताइए आप। लेकिन वो बता नहीं पाएंगे क्योंकि आपने किया ही कुछ नहीं है। आपको तो केवल अपना पेट भरना है, और जो आपको कैंपा की थ्रू जो पैसे जिस काम के लिए आ रहे हैं, वो पैसे को आपने दरकिनार करके अपनी जेब भरनी है। वापस आते हैं आपके पास, 10 रुपए का पीसी थपलियाल जी का रुख करते हैं। थपलियाल जी, इसमें देख लीजिए, जस्ट फॉर द करेक्शन कि 10 रुपए का पौधा आप 100 रुपए में लगा रहे हैं। जो आपकी ही पार्टी ने 10 रुपए में लगाया था, आज 2 साल के बाद वो 100 रुपए में लगा रहे हैं आप। 90 रुपए का एक जगह आपने वो 6.7 करोड़ का आपने उसमें घोटाला किया हुआ है। तो इस तरह घोटाले करोगे, वापस आएंगे आपके पास राकेश जी। पीसी थपलियाल जी का रुख कर लेते हैं। थपलियाल जी, बहुत करीब से क्षेत्रीय राजनीति को गहराई से समझते हैं आप। मेरा देखिए, ये कोई 1 घंटे का विषय नहीं है, क्योंकि अगर इसमें बहुत डीप एंड हम जाते हैं तो ये जो वन्य जीवों और मानव के बीच का जो संघर्ष है, ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। 2000 से लेकर अब तक 1265 मौतें हो चुकी हैं। और जब हम पर्यावरणविद से बात करते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं हमेशा कहना होता है कि इसका मूल कारण ये है कि भाई, आप किसी के घर में जगह बनाएंगे, आप घर बना लेंगे, तो वो अपनी जगह पर वापस तो आता ही है। वही हाल जानवरों का भी है कि वो आप शहरी क्षेत्रों का रुख सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने उनके घरों में अपना घर बना लिया है। और रही बात वन विभाग की, तो वन विभाग की जवाबदेही तय सुनिश्चित होनी चाहिए। सरकार लगातार, धामी जी अभी लास्ट जब हमने चर्चा की थी, तो धामी जी ने बैठक की थी, उसको लेकर वो कह रहे हैं कि हम एक खाका तैयार करेंगे कि किस तरीके से इन सब चीज़ों से निपटना है। लेकिन सही मायनों में अगर धरातल पर बात करें, तो सरकार अभी भी विफल साबित हो रही है इन सब चीज़ों को लेकर। क्या कहना है इस पर? हम लोगों ने जो राज्य लेने का जो फैसला लिया था, और एक पृथक राज्य के लिए, तो हम उस समय ये सोचते थे कि लखनऊ दूर है और लखनऊ की सत्ता पहाड़ की पीड़ा को नहीं समझती। लेकिन अब राज्य बनने के बाद 25 साल बाद भी ऐसे महसूस हो रहा है जैसे कि देहरादून की सत्ता पहाड़ की पीड़ा को नहीं समझ पा रही। दुर्भाग्य से जो कोई भी हमारे सरकारों में मुखिया आए हैं, वे पहाड़ को नहीं जिए। पहाड़ की कंदराओं से निकले हुए लोग अगर आज उत्तराखंड की विधानसभा में होते, तो वे इस समस्या का हल निश्चित रूप से निकाल लेते, जिस समस्या को सरकार की समझ में ही नहीं आ रहा है
कि करें तो क्या करें। स्थिति ये है कि आपने बोला कि प्रयाणविद कह रहे हैं कि हमने जंगली जानवरों की जगह घेर ली है, लेकिन जब आप पलायन हुए पहाड़ के अंदर जाओगे तो हमारे गांव जो हमने छोड़े हैं वे भी जंगल में कन्वर्ट हो चुके हैं। आज इस तरह की हालत है मेरे गांव में कि आप जंगली जानवर अगर बिहड़ जंगल से मेरी गांव की ओर आता है तो उसको वही लगता है कि मैं जंगल में ही हूं, क्योंकि झाड़ी झक्कर जो भी है, जो पेड़ पौधे पूर्ण रोड, पहले हम अपने ऐसे बहुत से पेड़ होते थे जिनको हम समय समय पर काटते थे। जब हम मतलब हमारी अंतिम यात्राएं जाती थी, जब वृद्ध होकर हम मरते थे तो हमारे पेड़ कटते थे, हम अपने गांव में पेड़ काट के उसको मुर्दा को ले जाते थे। अब मैं देख रहा हूं मेरे पहाड़ में टायरों से जला रहे हैं मुर्दों को। मतलब स्थिति ऐसी बिहड़ हो चुकी है कि जंगलों के बीच में रहने वाला आज उत्तराखंड का पहाड़ का व्यक्ति के नसीब में वो लकड़ी भी नहीं है जिसमें वो अपनी अंतिम विदाई इस दुनिया से ले सके। ये हकीकत है मेरे पहाड़ की। आज बहुत ही बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है पहाड़। उसको शिक्षा से महरूम हुआ, स्वास्थ्य से गया, रोजगार से उसके बच्चे जो फौज में थे वहां से गया, और अब जो स्थिति हाल में ही जंगली जानवरों का ये जो हुआ, आपने कहा कि 2000 से आप देख रहे हैं कि जंगली जानवरों ने बहुत लोगों को मार दिया, लेकिन मैं तो 1 साल से ये हाल में ही हुआ है कि जंगली जानवर बहुत ही अग्रेसिव होकर हम पे अटैक कर रहा है। ये बहुत पहले, हम अभी लगभग 6-7 महीने साल भर पहले बड़े आराम से बिना टेंशन के हम घर जाते थे अपने शादियों में, देवी देवताओं के पूजन में, लेकिन अब देवी हम अवॉइड कर रहे हैं। हम इस सीजन की शादियों में अपने गांव नहीं गए क्योंकि हमें ये भय है कि जिस तरह की स्थिति वहां पे है, हम 4-5 बजे अपने घर के अंदर घुसने की आदत ही नहीं हमें। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 2 उत्तराखंड हो चुके हैं। एक उत्तराखंड जो एक नरकीय जीवन जी रहा है इस व्यवस्था के कारण, इस भ्रष्ट व्यवस्था के कारण, और एक उत्तराखंड जो बेशुमार दौलत का मालिक बनकर चकाचौंध में जी रहा है। तो ये बड़ी समस्या हो गई और इसको कोई ऐसा हमें सामने ऐसा दिखता नहीं है जो इस प्रॉब्लम की कहीं भी उसके अंदर हल निकाल ले। और विशेष तौर से जो भाजपा की लीडरशिप है, इसको तो हमें देखकर इतनी चिढ़ हो रही है। ठीक है तपलियाल जी, इस पर अभी मुद्दों सोल्यूशन पर भी बात करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। चलो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चर्चा कर रहे हैं हम। रत्नमणि डोभाल जी राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नमणि जी, अगर एक निष्पक्ष नजरिए से देखें तो आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड का जो सिस्टम है वो इस संघर्ष के आगे घुटने टेक चुका है, और क्या सरकारें वोट बैंक के चक्कर में वन्यजीव प्रेम और मानव सुरक्षा के बीच जो संतुलन है वो नहीं बना पा रही हैं? देखिए, वोट बैंक का तो यह है कि वोटों को तो बाघ खा रहा है, तो वोट बैंक कहाँ से आएगा उनका जब लोग इतने रहेंगे। मैं थोड़ा सा इससे हट के ये बात रखना चाह रहा था अपना, कि सब लोगों को मैं सुन रहा हूँ। तो ये जो सरकारों की नीतियां हैं, वो नीतियों का भी एक कारण है। अब देखिए, हम तो गांव में रहे हैं, जो जन सहभागिता होनी चाहिए थी, वो जन सहभागिता ये सरकारें नहीं चाहती। ये जन से दूर रखना चाहते हैं पूरे सिस्टम को, पूरी नीतियों को,
कि वो अपने हिसाब से नीतियां गढ़ रहे हैं, उसमें कोई जन सहभागिता नहीं होती है। इसके कारण भी एक है। हमें ये भी देखना होगा जैव विविधता के इस समय में कि हम ये देखते, भाई आपने हमें तो जंगल से बाहर कर दिया, हमें वहां आप जो लोग, हम ये होता था पहले, जैसे मेरा गांव है तो मेरे गांव से मेरे आसपास का जंगल जाना जाता था कि उस गांव का जंगल है भाई, तो दूसरे गांव का आदमी उस जंगल में नहीं आता था घास लकड़ी के लिए कि वो कोई आ जाता था तो उसका विरोध होता था। तो हमारा जंगल था। अब इन्होंने हम शब्द हमसे छीन लिया कि ये हमारा जंगल नहीं है। वन विभाग कहता है हमारा जंगल है, तुम्हारा नहीं है। तब फिर मैं ये कहता हूं कि आग लगे बजट पड़े, मुझे क्या लेना देना जब मेरा नहीं है तो। और ये पलायन, एक दूसरा ये है कि पलायन उसके साथ में ये भी देखने की बात है, इस पर नहीं होता है कि जंगली जानवर अगर आ रहे हैं, जंगल बढ़ रहा है क्योंकि गांव खाली हो रहे हैं, तो गांव भी जंगल भूता हो गए, जंगल हो गया, तो वहां तक वो आएंगे, वो सीमा से बाहर आ रहे हैं। तो ये क्या ये भी किसी ने इसका जिक्र नहीं किया कि जो जंगली जानवर हैं उनके भोजन की क्या व्यवस्था, उसके लिए वहां भोजन मिल भी रहा जंगल के अंदर की नहीं है, कि उसके लिए भटक तो नहीं रहा है वो, और उस भटकाव में वो फिर जहां जो मिल रहा है उस पर हमला कर रहा हो। वो ये भी एक विचारने विषय है। क्यों पहले हम तो छोटे छोटे थे, अगर जानवर आता भी था वो देख के जानवर भाग जाता था, चाहे वो बाघ हो या रीछ हो या सुअर हो, वो आदमियों को देखता था और वो थोड़ा सा उसने खांसा भी तो वो जंगल अपने क्षेत्र में भाग जाता था, वहां से चला जाता। अब वो स्थिति बदल गई है और वो खूंखार हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वहां अंदर जंगल के अंदर भी कुछ गड़बड़ है, और वो गड़बड़ लोग, ये शासन सरकार नहीं चाहते कि लोगों के जरिए उसको, उनकी जो गड़बड़ है वहां जो ये वैध अवैध रूप से ये कर रहे हैं, जंगलों का दोहन कर रहे हैं, वो लोगों की नजर में नहीं आए, इसलिए कह रहे हैं कि आपका जंगल नहीं है, हमारा जंगल है, आप जंगल से दूर रहो। तो लोगों को अपने जंगल से आपने दूर कर दिया, जो उस जंगल की रक्षा करते थे। आज मेरे दादा पत्रोल था, अब तो पत्रोल का पद ही खत्म हो गया। जब वो दूर से दिखाई देता था कि भाई वो आ रहे हैं, पत्रोल जी आ रहे हैं, तो मतलब तैयार हो जाओ, आग लग गई होगी कहीं जंगल में। तो हमारे माता पिता सब वहां आग बुझाने चले जाते थे, कोई उनको कुछ मिलता तो नहीं था, लेकिन वो हमारा जंगल था, इसलिए हम आग बुझाने जा रहे थे। अब नहीं जा रहे हैं हम, क्योंकि हम चले जाएंगे तो हमें पे मुकदमा हो जाएगा वहां, तो जल जाए तो जल जाए। तो ये सब जो मैं कह रहा हूं कि हमारा जंगल है, ये एहसास ये सरकार कराए कि भाई आपका जंगल है, आप यहाँ से घास लकड़ी सूखी पकड़ी जो चारागाह किसी का अगर है उसको कराना है तो ये उसकी रक्षा तब वो करेगा, लेकिन आप चाहते ही नहीं है वो। और खुद आप अपना वहाँ एक फॉरेस्ट गार्ड होगा, वो कहाँ कहाँ जाएगा, वो क्या बोलते थे, बलमाना रतन मनी जी, मेरा एक सवाल ये भी है आपसे कि ये जो कड़े नियम हैं, ये भी तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है सरकार के आगे भी। वन्य जीव संरक्षण को के जैसे मुद्दे, जो वन्य जीव प्रेमी हैं वो आ जाते हैं बीच बीच में, ये सारे तथ्य भी अक्सर उनके प्रवक्ताओं द्वारा ये बात कही जाती है कि ये भी एक बड़ी समस्या है कि अगर हम जानवरों को मारने की अनुमति दे भी देते हैं, पहली बात तो बहुत सारे नियम है, बहुत सारे क्लॉज हैं, उसके बाद अगर परमिशन देते हैं तो वन्य जीव प्रेमी आके प्रदर्शन करने लग जाते हैं, जिनको पलायन से कोई लेना देना नहीं है। तो ये, और जो केंद्र के नियम हैं वो भी उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं सरकारों को अपने हाथ रोकने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें भी तो हमें देखनी पड़ रही हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मारने की हम नहीं कह रहे, हम तो कहीं नहीं रहे मारने के लिए। हम क्यों मारे? हम कोई जीव हत्यारे थोड़ी है हम लोग। हम तो चाहते हैं कि वो सुरक्षित है, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसा कह रहे हैं, होना चाहिए। आपको मैं बताऊं कि कई लोग ऐसे हैं जो इस पर भी अब देखिए जो समस्या झेल रहा है, जो जिस गांव में है, वो तो कह रहा है मार दीजिए, जो जंगली जानवर हैं जो आते हैं उनको मारने की इजाजत होनी चाहिए, वो उनका कहना है। सेकंड फेज में जो लोग उस जगह पे रह नहीं रहे, देखिए उनको कोई मतलब नहीं है, वो सीधे वो वन्य जीव प्रेमी है, वो उभर कर सामने आ जाते हैं। तो लोगों की समस्या तो जस की तस बनी हुई। ये समस्या तो सरकार की नीतियों के कारण बढ़ी है ना। मैं वही कह रही थी।
हाँ, वो नीतियों में सरकार को देना होगा, विचार करना होगा, केंद्र से भी और यहाँ भी, कि हमारे यहाँ ये समझ, या आप पूरे जंगल में क्या तार बाड़ कर दीजिए, कुछ ऐसा सिस्टम कर दीजिए कि वो जंगल से बाहर नहीं आ पाए। ये भी हो सकता है। हमारे यहाँ हरिद्वार में किए गए, हाथी वगैरह जब यहाँ आबादी में आने लगे तो एक दीवार बनाई, हालांकि ढह गई वो दीवार, क्योंकि करप्शन बहुत है, वो अलग समस्या है, भ्रष्टाचार की अलग समस्या है। लेकिन सरकार की नीति में तो कुछ हो ना, कि वो तो नीति नहीं है। अब ये जरूरी है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर लेपर्ड वगैरह आ रहा है बाहर, कुत्ते उत्ते के लिए आता है, वहां जंगल में वो उसका हिरन सबसे प्यारा भोजन है, और ये देखने की जरूरत है जहां जहां लेपर्ड बाघ वगैरह ये सब है, वहां वो है कि नहीं है। अगर वो नहीं है तो उसकी व्यवस्था हो, उनके लिए तो भोजन की व्यवस्था। अभी लास्ट जब हमने चर्चा की तो कोई प्रवक्ता बैठे थे, उन्होंने ये इस बात का भी जिक्र किया कि भाई जंगलों में खाना ही नहीं मिल रहा है उनको, तो उन्हें मजबूरी में बाहर आना पड़ता है। खाना है, पानी है, ये सब देखना है। अब वो क्योंकि लोग बताते थे पहले, ये हमारे यहाँ कुएं हुए हैं, छोटे मोटे झरने होने थे तो लोग इकट्ठा कर लेते थे, हमारे भी जानवर पीते थे, वो भी पी के जाते थे वहां पर। लेकिन आपने हमसे हमारा जंगल छीन लिया, हमारा लगाव खत्म कर दिया, तो इसलिए हमें कोई उसको लेना देना नहीं है। वैसे ही खाली हो गए जंगल, घर भी हमारे भूता हो गए आपकी नीतियों के कारण। अगर वहां लोग रह रहे होते तब भी जंगल में, वो अपने जंगल में रहते, हम अपने जंगल में रहते, वो उनका हमारा दोस्ताना संबंध है। आपने सुना कभी कि जंगल में वन गुज्जर रहते थे, किसी गुज्जर पे किसी जंगली जानवर ने हमला किया कभी? कोई हाथी ने कोई झोपड़ी तोड़ी वहां पर, कोई बगल से निकल जाता था, वो कोई मतलब नहीं है। अब हो रहे हैं कि वो हमारी शक्ल नहीं जानते, हम उनकी शक्ल नहीं जानते, तो इसलिए हमला हो रहा है। और ये नीति का सवाल है, इस पर गंभीरता सरकार को विचार करना है। ये हाँ, कि वो राकेश जानी जी, अब जरा वनाग्नि पर भी फोकस कर लेते हैं। जून के समय जो आग लगती थी उसका धुआं फरवरी में उठने लगा। अब सरकार बैठक करेगी FRI की और उसको लेकर तमाम चीजें। अभी भी डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, जैसे हम ये मेंशन कर पाए कि भाई कहीं पर आग लगी है तो कुछ अलार्म सिस्टम हो या चीजें हो। कैसे देख रहे हैं? जी हर्षी जी, बिल्कुल सही। अभी हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार डोभाल जी हैं, बहुत विस्तृत रूप से बहुत सही आकलन उनका था कि हमें इस चीज को पहले जानना होगा कि जंगल के अंदर जो जानवरों का रेशियो है, अगर एक शेर है तो कम से कम उसके साथ 5 हिरन भी होने चाहिए। शायद कहीं ना कहीं उनका जो बैलेंस है वो बैलेंस बिगड़ा है, क्योंकि बाहर के प्रदेशों से या बाहर के जितने भी जो वो थे नेशनल पार्क थे, वहां से कुछ बाघ वगैरह जो कॉर्बेट में या राजीव नेशनल पार्क में छोड़े गए, शायद हो सकता है, मैं इसके तथ्य मेरे पास नहीं है, बट इसमें भी सत्यता है कि जरूर कुछ ना कुछ वहां डिसबैलेंस हुआ है, जिसकी वजह से जंगली जानवरों ने लोगों पर आक्रमण किया। चलो आइए अब वन में जो जंगलों में जो आग का है उस विषय पे आते हैं। हमारे पहाड़ों में जो जैसे पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर में बहुत बड़े चीड़ के वो है, चीड़ के जंगल है वो ज्यादातर, और मार्च महीने में या फरवरी महीने में वहां पे बहुत जबरदस्त पतझड़ होता है, और जिसकी वजह से आग लगने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन सरकार कभी भी आज तक हमने देखा, भले वो बहुत बातें बोलेंगे मीडिया में कि हमने जो है चीड़ के पत्ते इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं, हमने ट्रैक बना दिए हैं जो आग ना फैले, लेकिन धरातल की सच्चाई ये है कि सरकार की इच्छा शक्ति ही नहीं है इन सब कामों को करने के लिए। उनको केवल बजट चाहिए, और उस बजट का कैसे उस बजट को ठिकाने लगाया जाए, ये इनकी दिमाग में ये बात होती है। रीजन और भी है, इस बार बारिश बहुत कम हुई, पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि बहुत लास्ट ईयर का मेरे ख्याल रिकॉर्ड है कि 676 हेक्टेयर भूमि जो आग से अफेक्ट हुई थी। तो उसका भी एक कारण है कि अगर जंगलों में इतनी बड़ी मात्रा में आग लगेगी तो जंगली जानवर जो है गांव की तरफ भी आएंगे, वो उसका भी मतलब पहले एक इंटरलिंक्ड है ये सब चीजें। तो सबसे पहले इंटरलिंक होने के साथ साथ सबसे बड़ी समस्या जो है वो भी हम ही लोग हैं। बारिश कम हुई उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल भी तो हम ही हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, लेकिन इसमें यह है कि सरकार की अगर इच्छा शक्ति है, सरकार जैसे डोभाल जी ने बोला कि मेरा वन, आज वो धारणा खत्म हो चुकी। मेरा वन बिल्कुल सही बोला उन्होंने कि हमारा एक एरिया होता था, उस एरिया में दूसरे गांव का कोई लकड़ी और घास काटने के लिए नहीं आ सकता था, क्योंकि उसकी रक्षा हम खुद करते थे कि हमारा अगर दूसरे गांव का आ गया तो हम उसको भगाने के लिए, लड़ने के लिए वहां पहुंच जाते थे।
लेकिन आज वो चीज नहीं है। आज आप एक बुराश का फूल तोड़ लो, फॉरेस्ट गार्ड आपको जो है आप पे मुकदमा ठोक सकता है। तो ये भय आज सरकार ने बना दिया है कि जंगल के मालिक हम हैं, तुम नहीं हो। हम चाहेंगे तो रिजॉर्ट बनाएंगे, हम चाहेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस खोल सकते हैं, लेकिन आप नॉर्मल जनता, जो लोकल जनता वहां की होगी, आप कुछ नहीं कर सकते। तो इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा, जो पैसा हम टैक्स का पैसा हमारे वन विभाग के पास जा रहा है, वन विभाग जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट को सैंक्शन कर रहा है, जिसका जो है इंफॉर्मेशन डीएफओ को नहीं होती है। अगर किसी क्षेत्र में कोई वन विभाग के अंदर एक सड़क बन रही है या कोई काम हो रहा है, तो वन मंत्री का इतना रुतबा हो गया आज की डेट में, वो डीएफओ तक नहीं पूछता। डीएफओ को पता ही नहीं होता है कि मेरे क्षेत्र में कोई काम हो रहा है। तो बिना डीएफओ की अनुमति के, डीएफओ को पता है कि कोई जंगल का वहां का राजा हम उसको मान सकते हैं कि उसके संज्ञान में सब्सिडी होनी है, तभी वो बैलेंस बना के चलेगा। लेकिन उसकी अनुमति के बिना जहां पे किसी जानवर का पानी पीने की जगह होगी, वहां पे आप कोई चीज बना दोगे तो नेचुरली वो तो डिस्टर्ब होगा, फिर वो कहीं दूसरी जगह जाएगा। तो जब तक आप जो आदमी जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं करेंगे, तब तक हम कभी भी इन चीजों में बैलेंस नहीं बना सकते हैं। तो सरकार की इच्छा शक्ति और सरकार की नीति निर्धारण, ये बहुत जरूरी काम है। ठीक है, थपलियाल जी। सदन में इस मुद्दे को मुखरता से विपक्ष को उठाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष भी इस मुद्दे को पाल पोस रहा है, भी आगे चुनाव में काम आएगा। देखो, हमारा सिस्टम ऐसा हो चुका है, एक्चुअल में जब विपक्ष भी सत्ता में आएगा तो हल नहीं निकाल पाएगा, सोल्यूशन ही नहीं है उनके पास, सिर्फ आरोप लगाना है। आप अभी देखिए कि जो हमारा फॉरेस्ट का अमली जामा है, उसमें जो एक फॉरेस्ट का आईएफएस अफसर एक सफेद हाथी की तरह हम पाल रहे हैं। यही उत्तराखंड में आप फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाओगे, वहां 150-200 आईएफएस अफसर घूम रहे हैं, आईएफएस अफसर, और एक आईएफएस अफसर हाथी है, हाथी। अब जो अंग्रेज सिस्टम बना गए, उस सिस्टम में हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि नीचे तो खाली हो गया। अब यही स्थिति हमारे सचिवालय की भी है। सचिवालय में आईएएस अफसर राजा की तरह बैठे हुए हैं और नीचे बेचारे उपनल कर्मचारी बिठा रखे हैं 10,000-15,000 वाले, पूरी व्यवस्था वो चला रहे हैं। आप वही हालत फॉरेस्ट का है। फॉरेस्ट में कभी मैंने देखता था कि एक भारी भरकम उनका स्टाफ होता था, स्टाफ बराबर काम करता था। फॉरेस्ट लाइन होती है एक, जिसमें कि फायर लाइन को बनाते थे, बहुत ही शानदार ढंग से काम चलता रहता था फॉरेस्ट में। सरकार के पास तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, और ये हाथियों को उनके गले की हड्डियां बन गई हैं। ये हाथी, इनको पालना पड़ रहा है, और ये जो कर रहे हैं, ये राजा की तरह बैठे हुए। किसी भी फॉरेस्ट के डीएफओ का देखिए आप फॉरेस्ट किस तरह से। लेकिन मेरे को दुख वहां पे होता है कि भाजपा के प्रवक्ता या तो ऐसे डिस्कशन से भाग जाते हैं, या अभी मैं सुन रहा था उस महिला को जो बोल रही थी एसडीआरएफ, मतलब क्या पट 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 बोलकर चले जाना। लेकिन एसडीआरएफ, एनडीआरएफ क्या, ये तो हमारी सिविल के लिए है, हमारे जनमानस के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ है। अब वो जंगल के काम थोड़ी देखेगी एसडीआरएफ, उसको पता ही नहीं है। थपलियाल जी, ये अच्छी बात है ना कि बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, आपको पूरा मौका मिल रहा है, क्षेत्रीय दल को पूरा मौका मिल रहा है अपनी बात रखने का। जी आएंगे नहीं। मैडम, ये लोगों ने जनता को बेवकूफ बना रखा है पैसे के बल पर। ये अभी देखना कि चुनाव आएगा, 10,000 रुपए महिलाओं के अकाउंट में डाल देंगे, हम देखते देखते रह जाएंगे। इनका जब प्रचार का धुआं उठेगा तो हम कहीं नहीं दिखाई देते। मैडम, हमारी जमानतें जब्त कर देती है जनता। तो हमारी समस्या ये है कि ये जनमानस तक कैसे पहुंचे। मैं हम सल्यूट टू मतलब के न्यूज को कि वे ऐसे जन उन्मुखी मुद्दों को डिस्कस कर रहे हैं और ला रहे हैं, चाहे मतलब कितना भी छोटे रूप में, लेकिन निश्चित रूप से आपके उठाए हुए मुद्दे उत्तराखंड के लिए वरदान सिद्ध होंगे। और हम चाहते हैं कि इन पे जनता ध्यान दे। कि आज जनता का जो बेहाल हो रखा है वो कमजोर लीडरशिप के कारण होगा। नॉन विजनरी नेता हमारे ऊपर बैठ गए हैं, और आज उत्तराखंड का हाल ये हो गया है कि उनके पास फंड ही नहीं है तो कुछ नहीं, तो पूर्व सैनिक एक ऐसा मानव संसाधन है
इस राज्य के पास जिसके बूते वे पहाड़ों की इस समस्या को हल कर सकते हैं, लेकिन कौन बताए इनको। हमें, मैं कह रहा हूं, एक बृहद एरिया को 10 पूर्व सैनिकों को सौंप दो उपनल के माध्यम से, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं होती है और इनसे दो फायदा होंगे। या वो अपने गांव की समस्या को समझने में भी वो होंगे कि हम किस तरह से हमारे गांव आज बदहाल है, और जब पूर्व सैनिक जो इस राज्य का एक गार्जियन कहता हूं मैं जिसको, वो जब समझेगा अपनी पहाड़ की समस्या को, तो ये माफियों के पाले हुए गुंडे जो हमारे नेता बन गए हैं, इनको हम उठा के फेंक देंगे। क्योंकि आज ये विधायिका इतने भारी भरकम से हमारी कार्यपालिका के ऊपर हावी हो गई है, जो अभी कैप्टन ध्यानी ने कहा कि विधायक अपने को खुदा समझ रहा है और जो बेचारा कार्यपालिका वाला है वो बौना हो गया है उसके आगे। रतनमणि डोभाल जी, मैं वापस आओगे तो प्रिया जी। रतनमणि डोभाल जी, एक लंबा वक्त 2000 से लेकर आज 26 पे आ गए हम, 25 साल उत्तराखंड के हो चुके हैं, और उसके बावजूद भी जो बेसिक समस्याएं थी वो आज जस की तस हैं। कुछ तो ऐसी समस्याएं हैं जो चुनावी मुद्दे हैं, जो सिर्फ चुनाव के लिए हैं, बाकी उनका सलूशन मुझे नहीं लगता कभी निकलना है। चाहे वो स्थायी राजधानी का मुद्दा हो, वो कानून का मुद्दा हो, ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दे बन के रह गए। वनाग्नि, वन संघर्ष, मानव संघर्ष और वन जीव के बीच में जो संघर्ष है वो एक अलग विषय है। लेकिन कांग्रेस सत्ता में रही है, उसके पास भी सोल्यूशन नहीं है। अभी बीजेपी है सत्ता में, तो उनके पास भी सोल्यूशन, जो ठोस सोल्यूशन है उस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। हम लगातार समस्या पे बात कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी रहता है, इसमें जो आम पहाड़ी नागरिक है वो कहीं ना कहीं खुद को ठगा हुआ महसूस करता है? देखिए, ये आपने ऐसा विषय कर दिया तो इस पे तो कई घंटे भी आप चर्चा कर सकते हैं, वो छोटा है। हम उत्तर प्रदेश में यही चर्चा करते थे कि हमारा जो उत्तराखंड है उसका भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं, उसका कल्चर अलग है, उसकी सब कुछ अलग है, बोली भाषा ये सब कर, और वो दिल्ली में या लखनऊ में बैठ के उसके विकास की, डेवलपमेंट की बात आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो जानते नहीं है। और उसी लिए हमको उत्तराखंड में ये पर्वत विकास परिषद भी मिली थी, उसी जैनुन में वो भी संघर्षों के लोगों ने संघर्ष किया था, तो वो उसको थामने के लिए वो मिली, लेकिन नहीं हुआ। फिर जो कुछ हुआ बीच में उस पर लंबा समय होगा। मैं ये कहता हूँ कि ये दोनों राज्य बनने के बाद ये दोनों जो दल है हमारे सत्ताधारी दल, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने कभी उस विषय को फोकस ही नहीं किया, उनकी नीति में ही नहीं है। और वो इसलिए नहीं है कि उनकी नीतियां सब वो जो दिल्ली में तय हो रहा है, जो वो आपको परोस रहे हैं, जो योजनाएं दिल्ली में बन रही हैं, वो उत्तराखंड पे थोपी जा रही हैं। उत्तराखंड ने कम हमें अच्छी सड़कें चाहिए थी, तो लेकिन हमें ये पहाड़ उजाड़ दो, ऐसी सड़कें तो हमने नहीं मांगी। हमसे किस उत्तराखंड के किस सरकार ने कहा कि हमको ये 4 लेन या चाहिए, ये ऐसी सड़कें चाहिए? वो हमने ये कहा था कि जो भुवनचंद खंडूड़ी ने चतुर्भुज योजना शुरू की थी, वो सड़क ठीक थी हमारे लिए कि हमें डबल सड़क हो जाएगी 7 मीटर की, 9 मीटर, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, काम चल जाएगा। लेकिन नहीं, आपकी जिद, आपने 12 फीट की सड़क बनानी है, तो आप वो उजाड़ने में लगे हुए हैं, पहाड़ को बनाने नहीं लगे, उसके सारा सिस्टम आपने धराशायी कर दिया। और इन सरकारों का बूता नहीं है कि ये दिल्ली से कह सके कि भाई ये जो आप दे रहे हो ये हमारी जरूरत नहीं है। हम आपके पास कोई उसको फोकस करने के लिए आपके पास कोई नीति नहीं है, और इसलिए मैं मुझे ऐसा लगता है, देखिए रतनमणि जी, मुझे ऐसा लगता है कि रहते हुए जो हमें क्षेत्रीय की बात करते थे, और ये अपना राज्य बनने के बाद भी हम उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा क्षेत्रवाद के शिकार हो गए। वहाँ कोई जा नहीं रहा है, और ये 3 जिलों में सारे घूम रहे हैं, वहाँ कोई हमारा प्रधान भी वहाँ नहीं रह रहा है। देखिए रतनमणि जी, मुझे ऐसा लगता है ये जो अभी बैठ के कर रहे थे धामी जी, इसको अगर बदलना आवाज मिल रही है आपको? लड़ाई को लड़ना होगा। मुझे अभी जो धामी जी बैठ के कर रहे थे, उसमें कोई भी व्यक्ति जिसको समस्या है, उस व्यक्ति, वहाँ के लोगों को, देखिए जब हम किसी जगह पर रहते हैं तो वहाँ के लोगों का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता है, क्योंकि वो समस्या से
ज्यादा इजीली और ज्यादा बेटर बता पाएंगे। हम तो सिर्फ खबरें पढ़ रहे हैं कि वो गुलदार उठा ले गया, भालू उठा ले गया। आपने धामी जी का नाम ले लिया, एक सेकंड में और लो। धामी जी ये 23 मार्च को 4 साल पूरा करने जा रहे हैं, 23 मार्च को, और इन 4 सालों में उनका कभी सोमवार नहीं आया। जो पहले तो विधानसभा होती नहीं है और विपक्ष की साझेदारी है उसमें। विपक्ष ने कभी अड़ा नहीं कि तुम्हारा बहिष्कार करेंगे हम अगर आप सदन को पूरा नहीं चलाते हैं तो। और सबको किसी के वहां ठंड भी लगती है हमारे माननीयों को। और ये कभी सोमवार नहीं आया। सोमवार को मुख्यमंत्री का दिन होता है और उससे उस दिन सदन समाप्त हो जाता है, उससे पहले ही। ये जनता की जो जवाबदेही से बचने का ये जो रास्ता है, ये अपराधी है राज्य के लोगों के। देखिए रतन मनी जी, इसमें तो विपक्ष भी उतना ही दोषी है ना। एक बार आके एक बार विपक्ष का तो अभी मैंने 1-2 बार वो गणेश गोदियाल जी का स्टेटमेंट सुना। उन्होंने कहा कि वो कम से कम इतना सदन चला ले कि मंडे पड़ जाए तो मुख्यमंत्री जी जवाब दे दें आके। और उसके बाद ये मामला ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि अभी खुद जब कभी सत्ता में आएंगे तो खुद भी यही करेंगे। तो ये तो इनका सेम चल रहा है। लेकिन तो मैं विपक्ष तय कर लेना कि हमने ये सदन में जाना है कि नहीं जाना, जिसमें मुख्यमंत्री का सोमवार ना आए। तो देखिए समस्या क्या है, अभी आप ठंड लगने की बात कर रहे थे। ठंड तो विपक्ष के विधायकों को भी लग रही है। समस्या तो यही है ना कि ठंड तो विपक्ष के विधायकों को भी लग रही है, सत्ता पक्ष के लोगों को तो जो लग रही है वो तो लगी रही है। सत्ता पक्ष में भी वही विपक्ष वाले थे जो कल तक विपक्ष में थे, वही सत्ता में आज कांग्रेसी भाई बंदे सब भाई यही समस्या है। मैं इसी पर बात कर रही थी कि देखिए जहां पर ये समस्या है या जिनकी ये समस्या है उनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा जरूरी है कि रेदर देन जिन लोगों को कोई मतलब नहीं अपने एसी कमरों में पड़े हैं उनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा जरूरी है। पहले तो हमें यही समझना होगा कि वहां पे जो लोग रह रहे हैं, जिनके बच्चे को गुलदार उठा ले जा रहा है या भालू उठा ले जा रहा है, आप उनसे पूछिए कि वो क्या करना चाहते हैं या उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। आप बैठ के बैठक कर रहे हैं लेकिन उसका कोई नतीजा निकल नहीं रहा और इसकी वजह से सोल्यूशन निकल नहीं पा रहा है, सिर्फ चर्चा चल रही है। बिल्कुल यास्मी जी, एक्चुअली जो आपने बात बताई ना, ये भले आप प्लेन से होगी लेकिन पहाड़ की सच्चाई यही है कि अगर आपको उस क्षेत्र का एक्चुअल ज्योग्राफिकल कंडीशन और ज्योग्राफिकल जो ज्ञान लेना है तो आपको वहां के लोकल लोगों के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। उनको ज्यादा उसका निवारण का तरीका पता है। आप किताबों में या आईटी में बहुत एक्सपर्ट होंगे लेकिन धरातल की जो सच्चाई है वो वहां का लोकल लोग जानते हो और वही आपको क्लियर कट बता सकते। लेकिन आप उनसे तो बात ही नहीं करना चाहते क्योंकि वो आपसे लड़ते हैं, आपकी कमियां गिनाते हैं। आपकी कमियां जो है आप चाहते नहीं कभी कमियां जो है हमारे मीडिया में आए। दूसरी बात, आज आपके वन विभाग के अंदर वन दरोगा, वन रक्षक और डिप्टी रेंजर्स की वैकेंसीज बहुत सारी पड़ी हुई हैं। वहां पर आपने आउटसोर्सिंग में रखे हुए 10-10, 15-15 साल से उनको खाकी ड्रेस, अपनी जो जंगलात की ड्रेस है वो ड्रेस जरूर पहना रखी है आपने। और उनसे आप घरों में जितने भी आईएफएस बैठे हुए हैं उन आईएफएस के घरों में जाइए आप, उनका माली, उनका लश्कर, उनके घर में कुक, सारे के सारे वो जो आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारी है, इस तरह का भ्रष्टाचार वहां चल रहा है लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है। अगर जिसने भी कर्मचारी ने थोड़ी आवाज उठा दी उसका अगले दिन वहां से बैग एंड बैगेज जो है पैक हो जाता है। तो सरकार की इच्छा शक्ति, सरकार को वर्कशॉप और छोटे छोटे हर ग्राम पंचायत में एक वर्कशॉप चलानी पड़ेगी, जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा, जो इस सरकार से होना नहीं है। अब सरकार नेचुरली इस बार रीजनल जो पार्टी है उसकी आएगी तो वो काम हम जरूर शुरू करेंगे। इनके बस का नहीं है। जिस तरह का भ्रष्टाचार बीजेपी के बस यही तो समस्या है कि जो क्षेत्रीय पार्टी है वहां की सरकार पलट गई होती। सुनिए ना, जो क्षेत्रीय पार्टी है वहां की, वहां आप सोचिए 2000 से लेकर 2025-26 तक जनता के बीच में यूकेडी हो या अभी जो नई पार्टी बन गई है यूएसएसएम हो, आप विश्वास ही नहीं दिला पा रहे जनता को। आपको भले ही समस्या पता है, आपको भले ही चीजें पता है, लेकिन उसके बावजूद भी जनता आप पर विश्वास नहीं कर पा रही। और यूकेडी के साथ तो क्यों नहीं कर पा रही, क्योंकि वो कांग्रेस और बीजेपी के दो पार्टियां हैं ना। विश्वास दिलाना पड़ेगा ना जनता के बीच जाके, आपको उनको बताना पड़ेगा, तभी जाके तो आप सत्ता में आएंगे, नहीं तो क्या ही आ पाएंगे। जी बिल्कुल, इस पे काम चल रहा है क्योंकि बहुत सारी कमियां हैं हमारे अंदर भी। कमियां हम नहीं बोलते कि अगर हमारे अंदर कमियां नहीं होती तो शायद आज हमारी एक बहुत बड़ी पार्टी होती। कमियां रही चलिए ठीक है। वराग्नि और मानव जीव और संघर्ष जो चल रहा है, इस पर देखते हैं सरकार का अगला रुख क्या होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज बात कर रहे थे एक और जहां पर वनाग्नि लगातार देखने को मिल रही है। जहां जून में वनाग्नि देखने को मिलती है, वहीं फरवरी में अब ये धुआं उठता हुआ नजर